थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सभी का सत्कार है, सभी का अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाएं। कल क्या है विशेष? कल क्या है? कल रक्षाबंधन है ना, बहुत प्यारा सा त्योहार। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोरदार तालियां उसके लिए भी बजाएं। जैसे हम बाद में रक्षाबंधन भी एंड में सेलिब्रेट करेंगे और उसके बारे में तभी देखेंगे। तो आज आप सभी विशेष यहाँ पे गर्भ संस्कार के प्रोग्राम के लिए आए हैं, है ना। तो आज हम 3 प्रोग्राम करेंगे। पहले थोड़ा हम गर्भ संस्कार के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप में से हो सकता है कोई मेडिटेशन के लिए आए होंगे। तो आधा एक घंटा हम गर्भ संस्कार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेडिटेशन तो हर एक के लिए जरूरी है ना। तो मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे और बाद में हम रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आप सभी से जो एक्सपेक्टेड मदर्स गर्भ संस्कार क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं, है ना, उनके साथ पापा भी आए। पापा लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। पापा लोग भी आए हैं और जिनके नहीं आए हैं उनको अगले महीने में लेके आना। हर महीने में प्रोग्राम होता रहता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपका क्या लक्ष्य है? आप किस लक्ष्य से यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं? या फिर आप जब अभी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है या कोई प्रेगनेंसी प्लान भी करता है, तो आप सभी का क्या लक्ष्य होता है? आप कैसा बच्चा चाहते हैं? तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, स्ट्रेट बैठ जाए, आंखें बंद करेंगे और मैं कुछ थॉट्स देती जाऊंगी। आप सभी उसको विजुलाइज करेंगे और आप देखेंगे है ना कि आप कैसे बच्चा चाहते हैं और फिर उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स आंखें बंद करेंगे, एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स। पैर से सिर तक शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मन एकदम शांत। और आप सभी अपने बच्चे को देखेंगे जो गर्भ में पल रहा है बालक, उसको नहीं देखेंगे। 20 साल के बाद जब वो बच्चा बेटा हो, बेटी हो, हम सभी के बीच में होगा। 20 साल के बाद देखिए उसे, बेटा है, बेटी है। देखिए घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसे है। घर में जो भी भाई बहन है, घर में बुजुर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, छोटे हैं, बड़े हैं, सभी के साथ देखिए उसका व्यवहार कैसा है। हो सकता है वो कॉलेज में है, बेटा बेटी। हो सकता है वो डॉक्टर बनने गया है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, टीचर हो, IAS की पढ़ाई पढ़ रहा है। देखे क्लास में, कॉलेज में अपने टीचर्स, अपने कलीग्स, अपने को स्टूडेंट्स, सभी के साथ। उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उस समय उस बेटा बेटी का व्यवहार, उस
समय उसकी स्थिति कैसे है। देखिए सभी अपने बेटे बेटी को, देखिए अपने बच्चे को 20 साल के बाद। ओम शांति शांति शांति। देखा सभी ने, मुझे दिखाई दिया। घर में बुजुर्ग है, उनके साथ वो व्यवहार कैसे कर रहा है। घर में भाई बहन है, क्या देखा, कैसे बात कर रहा है, कैसे है उसका जीवन, कैसे है उसका जीवन। सदा खुश रहता है या कभी कभी वो बहुत गुस्सा करता रहता है, छोटों पर बड़ों पर। 90% टाइम खुश रहता है, स्माइलिंग है, हैप्पी है। कभी कभी 5-10% गुस्सा करता है, नाराज होता है, दुखी होता है। ऐसे कुछ कर रहा है, क्या देखा, क्या देखा। क्योंकि ये सब अभी क्यों देखना है। मैंने ये नहीं कहा ना कि बच्चा जो गर्भ में है उसको देखो। मैंने क्या कहा, 20 साल के बाद जो हमारे बीच में होगा, बेटा हो या बेटी हो, तो 20 साल के बाद क्यों देखना है। 20 साल के बाद क्यों देखना है। यदि मैंने कहा कि अभी मुझे मैंगो चाहिए, आप मैंगो लेकर आएंगे और फिर वो मैंगो लाने के बाद मैं आपको कहूंगी मुझे तो ये मैंगो नहीं चाहिए, मुझे तो अल्फांसो मैंगो पसंद है, आप जाओ हाफूज का मैंगो लेकर आओ, तो आप क्या कहेंगे, मैडम आपने जो बगीचे में आम के पेड़ लगाए हैं वो तो यही मैंगो के हैं, तो तभी कुछ चेंज हो सकता है क्या। तभी चेंज हो सकता है, तभी तो ऑलरेडी उसके फल तो तैयार हो गए। तो ध्यान कब देना है, बीज लगने के समय है। तो अभी ये समय है बीज लगाने का, और 20 साल के बाद हमें क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे। तो अभी हम उसमें बीज में क्या क्या डाले है ना, उस बीज में जो चाहिए वो डाल सकते हैं। उस बीज में वो सदा खुश रहे, सदा स्माइलिंग रहे, सदा हैप्पी रहे, है ना। वो सभी का रिस्पेक्ट करे, अपने घर में जो बुजुर्ग है उनका भी रिस्पेक्ट करे, है ना। अपने घर में जो भाई बहन है, काफी जगह जॉइंट फैमिली होती है, कजिन्स होते हैं, सभी का उसको रिस्पेक्ट करना है। विशेष है ना जो हमारे बेटे हैं उनको हमें शुरू से संस्कार डालने हैं कि जो भी महिलाएं हैं ना, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कॉलेज में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो गर्ल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन सभी के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। कल हम सभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आप सुन रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फेल्यूर है। हमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बनाने हैं, है ना, डॉक्टर तो वैसे भी बन जाएंगे। आजकल तो कुछ बड़ी बात रही नहीं है, इतने मेडिकल कॉलेजेस है, इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। यदि हमने डॉक्टर बनाए भी लेकिन उनमें सिंपल सी जो ह्यूमैनिटी भी नहीं रहेगी, मानवता ही यदि नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर बनने से क्या मतलब। आप सोचो तो सही, है ना। कोई टीचर बन रहा है लेकिन उसकी नजर ही गलत है, तो ऐसे टीचर का मतलब ही क्या हुआ। तो हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये बनाना नहीं है, वो तो वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन उनमें संस्कार, क्योंकि आज समाज में संस्कार नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में कहते थे कि यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया, है ना। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो थोड़ा गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन इस भाग दौड़ में क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया। क्या हुआ, हमने कहा कि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो थोड़ा गया, पैसा गया तो सब कुछ गया, और हम सभी पैसे के पीछे भागने लगे। और पैसा चाहिए भी क्यों, पैसा चाहिए हमको, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। हर एक का पेट, है ना, बड़े हो छोटे हो, क्या खाएगा, वही दाल रोटी खाएगा। रोटी का गेहूं अलग हो सकता है, किसी का 50 रुपए किलो होगा, किसी का 20 रुपए, लेकिन पेट के लिए तो चाहिए क्या, रोटी ही चाहिए ना, दाल रोटी ही चाहिए, सूखी रोटी भी चलेगी। तो ये संस्कार डालने का समय है। तो गर्भ संस्कार, देखो बात ही क्या आती है, शब्द ही क्या है, संस्कारों की बात आती है। तो ये नहीं सोचो मुझे मेरा बेटा है ना IAS ऑफिसर होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए। अरे
पुलिस कमिश्नर बन गया, लेकिन वो यदि सब कुछ गलत हो रहा है, उसके एविडेंस को ही मिटा रहा है, तो ऐसे पुलिस कमिश्नर बना के मतलब ही क्या हुआ, है ना। ऐसे हमने लॉयर बनाए, जज बनाए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनमें वो सत्यता नहीं है, तो ऐसे लॉयर तो होने से नहीं होने से ही अच्छा है ना फिर। तो ये सब संस्कारों की बात आती है, और ये सब यदि चाहिए तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको क्या दूंगी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, इससे बनेंगे क्या। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा बताइए, है ना। उसको वो पॉलिटिशियन बने, वो आईएएस ऑफिसर बने, बहुत बड़ा सेक्रेटरी बने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, लेकिन उसमें वो सारे वैल्यूज, वो सारे संस्कार आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आप बताइए, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा बताइए। उसके लिए वो सारे वैल्यूज जो है ना वो हमारे अंदर आने चाहिए, क्योंकि वैल्यूज आर नॉट टॉट, वैल्यूज आर गॉड। बच्चे हमें देखकर वो वैल्यूज उनमें लेकर आते हैं। सिंपल सी बात होती है, घर में संडे का दिन है, हम घर में है, किसी का फोन आता है और हम बच्चे को बोलते बोल दो, मैं तो हो ही नहीं। अभी उसको कंफ्यूजन होता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं सही बोलना गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोलना सही है या सही बोलना, सच बोलना सही है। समझ में आना, इतनी सिंपल सिंपल बातें वहां से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों का वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बड़ों का है। बड़ों के जो जो वैल्यूज है वही वो सारे कैच करते हैं। तो वो सारे वैल्यूज है ना, यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत शूर हो, है ना, जैसे झांसी की रानी हो, और मम्मा जो है चिप्पली गिरती है और डर जाती है, और हम कहेंगे नहीं मेरे बच्चे तो है ना बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, वो तो शिवाजी महाराज हो, झांसी की रानी हो, तो ऐसे होगा क्या। तो पहले किसको बनना होगा, माता पिता को वैसे बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल माँ का होता है, उसके बाद पिता का भी रोल होता है, और उसके बाद टीचर। तो सबसे पहले शिक्षक कौन बनते हैं, माता पिता शिक्षक बनते हैं, है ना। और वो कहाँ से उसका एजुकेशन शुरू होता है, गर्भ के समय से ही शुरू होता है, क्योंकि सब कुछ गर्भ में ही बच्चा सीख रहा है। और ये साइंस ने प्रूव किया। साइंस ने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। क्या किया इस रिसर्च में, कुछ साइंटिस्ट जो है वो बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या करना था, जो बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट थे उन्हें फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो साइंटिस्ट फ्रांस में बैठा था उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। और ये जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हो रहा था। जैसे अभी मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी निकालते हैं, वैसे मेरा ब्रेन है ना क्या सोच रहा है उसके लिए क्या करते हैं, हम ईईजी निकालते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो पता चलता है कि आपके विचारों में क्या है, और वो मॉनिटर पे ग्राफ दिखाई दे रहा था। तो उस ग्राफ में क्या दिखाई दिया, जो फ्रांस में ग्राफ मॉनिटर पे दिखाई दिया सेम ग्राफ बॉम्बे में दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा इसका मतलब कि जो आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हैं वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में, और जो फ्रांस में बैठकर सोच रहे हैं वो कहाँ पहुंच रहा है, बॉम्बे में पहुंच रहा है। अभी आप बताइए, जो माँ यहाँ सोच रही है वो यहाँ पहुंचेगा कि नहीं, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे। लेकिन सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। हमारे ऑफिस में कोई कलीग्स है उसके लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स है या हमारे जो बड़े हैं सीनियर्स है उनके लिए, बॉस के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे से नीचे है उनके लिए क्या सोच रहे हैं। जो कुछ यहाँ चलेगा वो कहाँ पहुंचने वाला है, वो बेबी तक पहुंचने वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इस सोच बॉक्स में किसी के लिए भी हम सोचे, लेकिन कैसे होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ से जो भी यहाँ तक जाएगा वो कैसे होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो वो बेबी है ना, कुछ भी हो जाता है हम शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, है ना, हम खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ हो जाता है सबसे पहले हमारा मूड खराब कर देते हैं, है ना। किसी ने कुछ कहा तो क्या होता है, मूड ऑफ, और वो डिपेंड करता है ना, बात क्या थी,
तो किसी का मूड 1 महीने के लिए ऑफ रहेगा, हनुमान जो, फिर किसी का 1 हफ्ते के लिए रहेगा, फिर किसी का क्या होगा 1 दिन के लिए, किसी का 1 घंटे के लिए, किसी का 1 मिनट के लिए। तो क्या हुआ, बात वही है लेकिन किसी का 1 हफ्ते के लिए रह रहा है। इसका मतलब वो बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज किसको होना होगा, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और कोई बहुत गुस्सा कर रहा है या फिर कोई बहुत दुखी हो रहा है। इसका मतलब क्या, बात तो एक ही है और जिसके साथ हो रही है, जिसके वजह से हो रही है, वो व्यक्ति भी वही है, लेकिन उसमें हर एक का रिस्पॉन्स अलग अलग है। इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज किसको होना होगा, मुझे होना होगा। क्यों चेंज होना होगा, क्योंकि जो जो हम यहाँ सोचेंगे उसके वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल सिस्टम होती है, तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यदि मैंने गुस्सा किया, दुखी हुई, तो क्या होगा, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। आप ये नहीं बोल सकते अरे मैंने ऐसे ही गुस्सा किया, लेकिन आप निगेटिव हार्मोन्स आप रिलीज नहीं होना, आप पॉजिटिव हार्मोन्स ही रिलीज होना। ऐसे होगा क्या, नहीं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो आपने सोचा, आपने गुस्सा किया, तो निगेटिव हार्मोन्स एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल वो रिलीज होंगे ही होंगे और वो अपना काम करेंगे। फिर क्या होगा, आप देखो कभी गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका पल्स बढ़ेगा। कोविड में हम सभी के घर में ऑक्सीमीटर है, आप कभी ऑक्सीमीटर लगा के देखना, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट है वो हाफना चालू करेंगे। ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। हमारे कंट्रोल में क्या है, विचार हमारे कंट्रोल में। उस समय हमें क्या सोचना है वो हमारे हाथ में है। एक बार हमने वो सोचा, एक बार बाण निकल गया, वो फिर काम करने वाला है। फिर शरीर में वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, शरीर के ऊपर वो असर करेंगे। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारे कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेरे मन में। ये सारे बीमारियों की वजह क्या है, मेरे विचार है। और जब एक्सपेक्टेड मदर है तो क्या होगा, आपके विचारों का असर आपके शरीर पे हो रहा है। उसी समय आप नहीं चाहते हुए, आप नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते हुए कहाँ पे हो रहा है, बच्चे के ऊपर असर हो रहा है। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, अपने बेबी के लिए, हर कोई चाहता है ना मेरा बेबी अच्छा हो, वो फिजिकली हेल्दी हो, वो मेंटली हेल्दी हो, वो स्ट्रांग हो, सशक्त हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, मम्मा को वैसे बनना होगा। और ये बातें नहीं है क्या, ये बातें इंडियन कल्चर में बिल्कुल नहीं है। आप सभी को एग्जाम्पल पता है, अभिमन्यु का एग्जाम्पल हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। अभिमन्यु के केस में आप सभी को पता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीखा था, गर्भ में सीखा था। लेकिन अर्जुन बताते समय सुभद्रा सो गई, फिर उसको लगा भी ये सो गई है, ये नहीं सोचा कि बेबी तो अंदर जग रहा होगा। तो इसीलिए आगे की स्टोरी कंप्लीट नहीं की, ना आगे का जो बताना था वो कंप्लीट नहीं किया। इसीलिए अभिमन्यु को बाहर कैसे आना है ये पता ही नहीं चला। इसीलिए वो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। तो हमारे बच्चों को भी हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है। आजकल बच्चे नीट की एग्जाम, इस साल तो आप सभी ने सुना होगा, नीट के एग्जाम में इतना बवाल मच गया, इतना सब करप्शन, पीजी नीट में एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो गए। तो हमारे बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि हमने उनको मेंटली स्ट्रांग नहीं किया तो बच्चे सुसाइड करते हैं। ये हमारा फेल्योर है, ये बच्चों का फेल्योर नहीं है। तो यदि हमने उनको मेंटली स्ट्रांग नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उस साल आप एडमिशन नहीं लेना, आपको कोई रोकता तो नहीं है, आप नेक्स्ट साल दे सकते हैं, नेक्स्ट साल आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, बीएमएस कर सकते हो और भी कुछ बन सकते हो, जरूरी नहीं ना कि आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो ये हमारा माइंडसेट यदि चेंज नहीं होगा तब तक फिर हम हमारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम बच्चों के ऊपर ये सब लाते हैं कि नहीं आपको यही करना है, आपको वही बनना है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सारा चक्रव्यूह है, जीवन ही चक्रव्यूह है, इतने सारे चैलेंजेस है जीवन में। तो उसमें तो वो एंटर तो कर लेते हैं लेकिन उसमें से उनको बाहर निकालने के लिए जितना हम फिजिकल के ऊपर ध्यान देते हैं ना, हम आप सभी अपने
डाइट का ध्यान रखते हो, है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको बताने वाले भी इतने सारे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आप ऑफिस में है तो आपके कलीग आपको सब बताएंगे। आप अभी बैठते हो ना, आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अरे आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो फिजिकल भी जरूरी है ना, आपको डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है, आयरन भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, प्रोटीन्स भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है, क्योंकि उससे मम्मा फिजिकली हेल्थी बनेगी, है ना। मम्मा का हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, आयरन अच्छा होगा, तो क्या होगा, बेबी का हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। यदि मम्मा कैल्शियम विटामिन डी ठीक से लेगी, मम्मा के बोन्स हेल्दी रहेंगे, बेबी के बोन्स बाय बर्थ हेल्दी होंगे, वो भी जरूरी है। लेकिन उतना ही, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, मम्मा मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर हमारे जो बच्चे हैं वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होंगे। मम्मा सदा खुश रहेगी तो क्या होगा, बेबी भी सदा खुश ही रहेगा। मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, और फिर हम कहेंगे नहीं आपको तो श्री कृष्ण के जैसा सदा स्माइलिंग रहना है, क्या आप रहते हो, तो मुझे सदा वैसे रहना है। हम कहेंगे नहीं देखो मदर तेरेसा कितना लविंग थे, आपको भी सभी से प्यार करना है, क्या आप प्यार करते हो। जब हम गुस्सा करते हैं, हाँ तो हम हमसे प्यार कर रहे हैं। यदि हमको खुद से प्यार होगा तो यदि जिससे मुझे नुकसान होगा वो हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हमें कैसे बच्चे चाहिए, यदि सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, सदा लविंग, सदा केयरिंग। हमने क्या बात की कि उसका व्यवहार घर में कैसा है, उसका व्यवहार सभी के साथ कैसा है, तो घर में भी और बाहर भी। ऐसे नहीं कि मेरी बहन है वो बहन है और दूसरे किसी की बहन है वो बहन है, ऐसे थोड़ी होगा। हर एक जो है वो बहन तो सभी की, वो मेरी भी बहन ही होगी। तो हमें वो हमारा दृष्टिकोण बनाना बहुत जरूरी है। कोई बुजुर्ग है मेरे माँ के जैसी है तो मुझे उसमें माँ ही दिखाई देनी चाहिए, है ना। कोई बुजुर्ग है और उसके सामने कोई छोटे जाते हैं तो उसको बहू बेटियां ही दिखाई देनी चाहिए। तो ये नजर हमें, हमारे घर में यदि बेटा पैदा होता है तो उसमें ये नजर लेकर आना, उसके दृष्टिकोण को ऐसे बनाना, ये हमारा फर्ज बनता है। ये माता पिता का फर्ज है कि वो उसको उस नजर से ही देखे। तो ये संस्कार जो है इसके लिए मम्मा को वैसे बनना होगा। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत शक्तिशाली है तो माँ को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तब जाके हमें स्माइलिंग, हैप्पी, केयरिंग। यदि हम अपना केयर करेंगे, दूसरों का केयर करेंगे, छोटी छोटी बातें होती है ना। कोई बड़े हैं तो वो अपने छोटे के साथ शेयर नहीं करेंगे, सिंपल जैसे पेंसिल है, बुक है, नोटबुक। तो ये शेयरिंग, ये केयरिंग, ये सारे छोटे छोटे संस्कार भी हमें तभी से उनको सिखाने हैं ना। छोटी बातें होती है, कोई अपने बच्चे स्कूल से, है ना, ऐसे अनजाने में, ऐसे नहीं, पेंसिल लेकर आते हैं, रबर लेकर आते हैं, है तो छोटी सी बात, लेकिन तभी से हमें उनको रोकना चाहिए, उनको बताना है आपको जो चाहिए ना, आप मम्मा को बोलो, मम्मा आपको लाकर देगी। आपको पेंसिल चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको रबर चाहिए, लेकिन ये कल आपने जिसका लिया है उसको रिटर्न देकर आओ। ये नहीं बोलना है अगले टाइम से नहीं करना, नहीं, आज ही ये आप लेकर आए हो, ये रिटर्न करके आना। तो क्योंकि तभी उसको हमने रोका नहीं, कल जाकर वो जब बड़ा चोर बन जाता है और उसको सजा होती है तो ये रियल कहानी है। तभी उसको चोर को बोला गया कि आपकी क्या लास्ट ख्वाहिश है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ तो वो गुनाह करता है। तो वो बोलता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, और माँ के कान को बहुत जोर से वो काटता है मुंह से। तभी वो बताता है कि जब मैं छोटा था तभी मैं छोटी छोटी चोरियां करके आता था, आप तभी मुझे रोकते थे, तो आज मैं ऐसे नहीं बनता था। तो इसीलिए ये माता पिता का फर्ज है, ये संस्कारों की बातें आती है। तो ये सारी बातें हमें नई नहीं है। इंडियन कल्चर में अभिमन्यु की कहानी है, उसके बाद आप सभी ने अष्टावक्र के बारे में सुना होगा, आप सभी ने भक्त प्रहलाद के बारे में सुना होगा। अष्टावक्र की कहानी आप में से शायद पता नहीं होगी। अष्टावक्र की जो माँ थी सुजाता, वो चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है, भाई जी अभी जो आएंगे ना उनको बैठने दीजिए, आप बाद में नाम वगैरह लिखेंगे, और अभी डायरेक्टली उनको यहीं भेजना, अभी बाबा के कमरे में नहीं भेजना। जो बाद में आएंगे ना उनके नंबर्स और नेम बाद में लिख देंगे, इंटरवल में फिर लिख देंगे। आप यहाँ आगे आके बैठो सोफे पे, यहाँ पर बैठ जाओ।
अष्टावक्र की जो माँ थी ना, वो चाहती थी कि मेरा जो बच्चा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो वो क्या करती थी, वो अपने पापा के भी क्लास में जाकर बैठती थी और अपने हस्बैंड के भी क्लास में जाकर बैठती थी, और दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होते थे। अभी हस्बैंड जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट तो थे, बहुत स्कॉलर भी थे, बहुत अच्छे क्लासेस होते थे, लेकिन बहुत गुस्से वाले थे, एरोगेंट थे, और कभी कुछ गलत बोल देते थे। तो छोटू अष्टावक्र जो गर्भ में था वो बहुत इंटेलिजेंट था बाय बर्थ ही, तो वो कैच कर लेता था कि जो पापा ने बोला है ना वो गलत बोला है। तो वो क्या करता था, है ना, आपने जो बोला वो गलत बोला, अंदर से आवाज करता था, और पापा कैच करते थे कि मैंने गलत बोला और इसने ये कैच किया है। तो क्या करते थे, बहुत तुरंत गुस्सा करते थे, और पहले वाले ऋषि मुनि क्या करते थे, वो श्राप देते थे, है ना, श्राप देते थे, वो निगेटिविटी। तो ऐसे वो तभी ये नहीं सोचते थे कि ये तो मेरा ही बच्चा है, और ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान 8 बार ऐसे हुआ, और उस निगेटिविटी का असर क्या हुआ, उस बेटे के ऊपर मतलब फिजिकल लेवल पे उतने कर्वेचर्स आए, मतलब इतनी निगेटिविटी की फिजिकल लेवल पे भी उसका इफेक्ट हो गया। उसने बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस अटेंड किए थे, तो वो इंटेलिजेंट हुआ, लेकिन निगेटिविटी का भी असर हो रहा है। तो जो कुछ आसपास हो रहा है उसका असर कहाँ होने वाला है, उसका असर बेबी के ऊपर होने ही वाला है। सपना ते पाण्याची बॉटल आणि गीताला फोन कर, पाण्याची बॉटल लगेच मागितली असं। जो भी हो रहा है ना उसको वो कैच करेगा, पॉजिटिविटी को भी कैच करेगा, निगेटिव को भी कैच करेगा। अभी प्रहलाद के केस में हमें क्या दिखाई देता है, प्रहलाद जो था वो किसका बच्चा है, बताइए, प्रहलाद किसका बच्चा है? चलो माता पिता का IQ चेक करते हैं, हिरण्यकश्यपु का। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, बहुत सही जवाब दिया। अभी हिरण्यकश्यपु क्या है, कौन है, राक्षस, है ना, राक्षस माना ऑल निगेटिविटी, मनुष्य ही होते हैं लेकिन ऑल निगेटिविटी। लेकिन उसके बावजूद वो जो बेटा था वो कौन बना, भक्त प्रहलाद, है ना, माना किसका, विष्णु का भक्त हुआ। अभी ये राक्षस है और उसका बच्चा, तो उसको क्या उसके जीन्स होंगे, हम बोलते हैं ना क्या करेंगे, हमारे खानदान में ही है सब, तो हमारे खून में ही ऐसा है, हमारे जीन्स में ही ऐसा है, तो हमारे बच्चे में भी आएगा। लेकिन कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ को क्या किया, बंदिस्त करके इंद्र ने नारद मुनि के आश्रम में रखा। तो नारद मुनि क्या करते थे, प्रवचन करते थे, है ना। और इसमें क्या दिखाया है, आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, वो माँ जो थी वो सो जाती थी, है ना, भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकश्यपु की वाइफ। और फिर तभी नारद मुनि को भी वैसे ही लगा जैसे अर्जुन को लगा था कि अभी ये सो गई है तो हम बंद करेंगे, और उतने में आवाज आता है तो तभी उसको समझ में आता है कि अरे ये बच्चा तो सुन रहा है, और इसीलिए फिर नारद मुनि उसको आगे का सिखाते हैं, और फिर वो भक्त प्रहलाद बनता है। नारायण नारायण नारायण। तो इसमें क्या दिखाई दिया है कि भले आसपास निगेटिविटी भी होगी, है ना, खून में भी निगेटिविटी है, लेकिन एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट यदि बहुत पॉजिटिव है तो इस एनवायरमेंट के वजह से भले जीन्स जो है, जीन्स क्या है, अभी हमारा हार्डवेयर है ना, जीन्स क्या है, हार्डवेयर है शरीर का, लेकिन वो मैनिफेस्ट होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और इसीलिए भले जीन्स वैसे थे, उसके बावजूद क्या हुआ, उसके बावजूद उसकी पॉजिटिविटी के वजह से तो उसके वजह से जीन्स कैसे निगेटिव होने के बावजूद भी वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे, जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, हम नींद अच्छे से करते हैं, तो इन सारी बातों का हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है।
तो ये, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो माताएं हैं है ना, पूरा समय मोबाइल पे रहते हैं, है ना, तो इसके लिए भी समय नहीं देते, नींद के लिए भी ठीक से समय नहीं देंगे, लेट सोएंगे, है ना, वो भी मोबाइल लेकर पूरा समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या जो कुछ सोशल मीडिया है। और फिर बच्चे बड़े होने के बाद, डिलीवरी के बाद हम देखते हैं बच्चों को खाने के लिए भी समय भी क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके बिना वो खाएंगे नहीं, दूध नहीं पिएंगे, हाँ उनको खिलौने नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सिलेक्टिव होना होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना, लेकिन कितना यूज करना है, उस पर क्या देखना है, क्या सुनना है, ये सारा मम्मा को डिसाइड करना होगा। क्योंकि बच्चे के लिए विंडो क्या है, बच्चा अंदर क्या सुनेगा, बच्चा अंदर क्या देखेगा, जो माँ देख रही है, जो माँ सुन रही है, माँ सुन रही है ना, सास भी फिर कभी बहू थी, क्राइम रिपोर्टर, तो बच्चा अंदर क्या सुनेगा। हमें लगता है कि बच्चा बाहर आने के बाद वो देखेगा सुनेगा, ऐसे है क्या, नहीं, अंदर ही बच्चा सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, उसके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। 4th मंथ में आईज, ईयर, नोज डेवलप होना चालू होता है, उसका फंक्शनिंग चालू होता है। 7 मंथ तक ये कंप्लीट पूरा हो जाता है। आपने अंदर बच्चे को 4th मंथ में कोई स्टोरी सुनाई, आपने 7 मंथ में उस स्टोरी को रिपीट किया, वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके ऑर्गन्स तभी से डेवलप होते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट 1000 डेज है ना, साइंस ने प्रूव किया कि फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, 9 मंथ्स इंट्रा यूट्राइन पीरियड, और उसके बाद का 2 इयर्स है ना, डिलीवरी के बाद का 365 प्लस 365, और इंट्रा यूट्राइन 9 मंथ्स 270 डेज, ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं, फर्स्ट 1000 डेज। और इस समय जो भी माँ का है ना व्यवहार है, माँ का खाना पीना, आहार, विचार, व्यवहार, ये सारा जो है उसका असर बेबी के ऊपर होता है। क्योंकि बेबी की उस समय है ना फर्स्ट 1000 डेज, क्यों, क्योंकि उसकी रिसीविंग पावर, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। जो कुछ उसके आसपास हो रहा है उसको, यहाँ आके बैठो आगे, तो उसकी रिसीविंग पावर, कैचिंग पावर क्या है, 100%। इसीलिए तभी हमें बहुत पॉजिटिव सोचना है, ताकि सारा कुछ उसके अंदर पॉजिटिव ही चला जाए। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे है ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हुए, मूड ऑफ हुआ, गुस्सा किया, मैंने कहा कि एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये सारा रिलीज हुआ, उससे क्या क्या होगा पता है आपको, मम्मा को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारा हो सकता है। कितने सारे माताओं को आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कितने सारे माताओं को शुगर प्रॉब्लम होता है, और उसका असर बेबी के ऊपर भी होता है। अंदर बेबी का ग्रोथ कम हो रहा है, बेबी के बाजू में पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और जब ये बच्चे अंदर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, पानी की मात्रा कम है, क्योंकि बच्चे को सांस लेने के लिए पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, तो बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो क्या करेगा, फिर बच्चा अंदर ही पॉटी करता है। पूरा 9 मंथ्स बच्चा पेट के अंदर रहता है ना, तो तभी बच्चा पॉटी वगैरह नहीं करता है, पेशाब करता है, वो पानी पीता रहता है। नेचर ने ये सिस्टम बनाई हुई है, क्योंकि पॉटी में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो वो जब वो पानी निकलेगा तो फेफड़े में भी चला जाएगा, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन जब उसका पानी की मात्रा कम है, उसका वेट कम है, उसको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिलता है, तब वो मोशन की जगह खुल जाती है, और फिर ये फेफड़े में चला जाएगा। फिर आपने सुना होगा, हम डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी बच्चे ने पेट में संडास किया है, पॉटी किया है, उसकी ब्लड, उसका जो हार्ट रेट है वो कम हो रहा है, उसको बचाने के लिए सीजर करना पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है कितना वो लंग्स में चला गया है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो कभी कभी सिर्फ ऑक्सीजन से मैनेज हो जाता है, कभी कभी वेंटिलेटर मशीन भी लगता है। अब कभी कभी हम लोग 800-900 ग्राम के बच्चों को सीजर करके हमको निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ठीक से ध्यान नहीं देते हो, खाने पे ध्यान नहीं, कुछ भी गलत सोचते रहते हो, ठीक से नींद नहीं करते हो, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये बेबी अंदर सफर होता है। डिलीवरी के टाइम सफर हो गए, डिलीवरी के बाद कभी कभी NICU में एडमिशन करना पड़ता है। 2 साल के बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि
ये बच्चे ऐसे हैं क्योंकि माँ का प्रेगनेंसी के समय मेंटल कंडीशन ऐसे था। हमारे बच्चे एक जगह शांति से बैठते नहीं है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मम्मा सन टीवी के सामने बैठती है, रिमोट हाथ में है, हाँ 5 मिनट में कितने चैनल आप लोग चेंज करते हो, बाहर टक 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 टक, बच्चा भी अंदर टक 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 टक, बाहर आने के बाद टक 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 टक। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत जरूरी है, हम क्या देख रहे हैं, कितना समय हमें देखना है। तो बच्चे वहां सफर हो रहे हैं, बच्चों में आज वैल्यूज नहीं है। इतना ही नहीं, साइंस ने कहा कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको आगे चलकर अर्ली एज में 25-30 इयर्स में हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारे है ना, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारे होने की संभावना ज्यादा है, जिसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। होगा कब? एडल्ट लाइफ में, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है उसको? फीटल लाइफ में हो रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ से बनाया है ना। ये प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ? नील हॉस्पिटल से शुरू हुआ। डिवाइन गर्भ संस्कार 2010, ऑलमोस्ट 14 साल, एक तक के ऊपर हो गया, और ये प्रोजेक्ट आज पूरे नेशन वाइड चलता है। इस प्रोजेक्ट का डेली ऑनलाइन, पहले तो हम लोग डेली लेते थे, अभी इसके हम लोग वंस इन अ वीक है ना, एवरी फ्राइडे सेक्शंस होते हैं जूम के माध्यम से। और डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये सारे है ना। फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? डाइट, एक्सरसाइज। मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमारी नींद अच्छे से होनी चाहिए, हमारा मेडिटेशन हमें करना है, बच्चों में वैल्यूज आने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि ये पूरा एक 1 मंथ का प्रोजेक्ट प्रोग्राम है ना, तो 30 डेज का इसका एक पूरा करिकुलम जैसे बनाया हुआ है। ये डिवाइन गर्भ संस्कार सुपर मॉम बेबी हमने जर्नल बनाया हुआ है, तो वो जर्नल के माध्यम से इसमें पूरे 30 डेज के लिए ना आपको दिया हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, सदा स्माइलिंग, एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, या एज हैप्पी एज लविंग एज मदर तेरेसा। तो क्या करना होगा? मम्मा को वैसे विजुलाइज करना होगा। तो हम उसके लिए यहाँ पे हमने चार्ट दिया है। आप वैसे खुद का भी चार्ट बना सकते हैं कि माई बेबी इज एज हैप्पी एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, आज है ना नॉलेजेबल एज माँ दुर्गा सरस्वती, आज पावरफुल एज माँ दुर्गा। तो ये सारा जब हम जितना देखते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे कि माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो जो माँ सोचती जाएगी, सबसे पहले क्या होगा? ये सारे वैल्यूज किसमें आएंगे? मम्मा के अंदर आएंगे। तो ये ऐसे होमवर्क के लिए आपको पूरे है ना 4 वीक है, हर वीक में 1 to 7 डेज के लिए दिया हुआ है कि माय बेबी इज एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा। तो पहले मम्मा को वैसे बनना पड़ेगा, तो मम्मा को भी होमवर्क करना है कि मम्मा वैसे है ना, कि मम्मा एंजल की मॉम कैसे है, एज लविंग एज मदर तेरेसा, एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। और बेबी को बोलना है कि आप ऑलरेडी हो, आप बनोगे नहीं, आप ऑलरेडी हो। तो ये सारे वैल्यूज जो है वो किसमें आना चालू होगा? बेबी के अंदर। तो ये पूरा ऐसे करिकुलम बनाया है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना है? हमें डाइट का ध्यान रखना है, तो खाने में क्या क्या होना चाहिए, तो वो खाने के लिए हमने ये पूरा एक करिकुलम बनाया हुआ है, पूरा उसमें चार्ट दिया हुआ है। पूरा डे में है ना आपको क्या खाना है, 4-5 बार खाना है, तो हर दिन क्या क्या खाना है वो लिखा हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है, कौन से एक्सरसाइज करने हैं, क्या विजुलाइज करना है। तो ये सारा आपके लिए ये डिवाइन गर्भ संस्कार का बुक बनाया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये सारे सेशंस जो है ये रिकॉर्डेड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर है। डॉक्टर शुभदा दिन गर्भ संस्कार आप चैनल डालेंगे तो उस पर ये सारा आ जाएगा। और ऑनलाइन एवरी फ्राइडे ये होता है 8 से 9 बजे। पहले 5 दिन डेली होता है हर महीने, और उसके बाद एवरी फ्राइडे होता है। तो इससे क्या होगा कि ये सारे जो सेशन है, क्योंकि अभी 30 डेज का है, तो 30 आवर्स के सेशन हम 2 घंटे में तो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इस सेशंस में क्या क्या कवर करते हैं, ताकि मम्मा कैसे होगी, मम्मा फिजिकली हेल्दी होगी, डाइट पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज किया, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में भी मदद होगी। और मम्मा यदि मेंटली और इमोशनली हेल्दी होगी तो हमारा होने वाला बच्चा भी मेंटली इमोशनली हेल्दी होगा। इन शॉर्ट, यदि मम्मा हेल्दी और हैप्पी होगी तो हमारे बच्चे भी कैसे होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो ये प्रोजेक्ट 14 साल से चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट
यहाँ ही नहीं, पूरे अलग अलग स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। और अभी लास्ट ईयर जब G20 इंडिया में हुआ था तो इसको G20 में भी प्रेजेंट किया गया था, है ना। ये प्रोजेक्ट जैसे हमारे अभी के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, इसके पहले टर्म में भी वो जब हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने अटेंड किया। हमारे जो प्रेसिडेंट है ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी रिस्पेक्टेड, तो उन्होंने भी इस प्रोग्राम को रांची में 2017 में मैं गई थी, तभी वो गवर्नर ऑफ रांची थे, तो तभी उन्होंने वहाँ अटेंड किया था। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और आज पूरे भारत में हो रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार अपने लिए आप लोग आते हो, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हम लोग करते रहते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना है, डाइट। तो डाइट के पूरे अलग अलग सेशंस है, और वो भी जिन्होंने PhD किया हुआ है ना न्यूट्रिशन में, तो उनके सेशंस होते हैं। तो वो आप जरूर YouTube पे देखना। लेकिन सिंपल बातें, क्या क्या करना है हमें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे खाने में क्या क्या आने होने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, हाँ, ये हमारे खाने में ज्यादा होना चाहिए। कुक फूड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी से ऐसे आदत डालेंगे तो बच्चे भी वैसे ही खाना सीख जाएंगे, है ना। सभी सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मम्मा को खानी है। मम्मा को करेला भी खाना है, लेकिन हमारी मम्मा ऑर्डर करती रहेगी जोमेटो, स्विगी, है ना, पिज्जा, बर्गर, और फिर हम कहेंगे अरे इसको तो पिज्जा ही चाहिए, मम्मा ने क्या किया, तो फिर बेबी भी क्या करेगा, वही करेगा। तो हमें अभी सब खाना है। आप करेला खाएंगे तो उसको बाद में आपको बताना नहीं पड़ेगा। इस बुक में ना वो सारे वैल्यूज और वो सब जो संस्कार की वो भी बातें दी हुई है कि उसका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, सुबह उसको उठना है। तो ये सारे यदि आपने उसमें अभी संस्कार डाले ना, देखो यहाँ पे वो सारा दिया हुआ है कि गर्भ संवाद उसको कहते हैं, कि उसकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। अभी यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे 5 बजे तो वो आपको उठाएगा, चलो मम्मा 5 बज गए, लेकिन मम्मा लेट नाइट तक, है ना, मोबाइल लेकर 12, 1, 2 बजे तक सो नहीं रही है, बहुत लेट उठ रही है, और फिर बोलेंगे ये तो डिलीवरी के बाद सोने नहीं दे रहा है। अरे आपने उसको आदत ही नहीं डाली तो फिर वो कैसे आपको सोने देगा। तो आप जैसे अभी स्नान करने जाएंगे तो उसको रनिंग कमेंट्री देनी है कि ये, है ना, हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ये सोप है, ये सोप को लगाना है। तो बाद में वो आनाकानी नहीं करेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि सोप लगाओ करके, है ना, स्नान करने जाओ, उसको भेजना नहीं पड़ेगा, वो खुद से जाएगा। तो जो दिनचर्या है ना, जो डेली रूटीन आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो जाए, है ना, यदि वो ठीक से होमवर्क करे तो मम्मा को भी होमवर्क करना होगा, मम्मा को भी ये सारा अभी, है ना, जब वो अंदर है, क्योंकि यही तो संस्कारों की बात होती है। तो ये सारा ना आपको जब वो सेशंस होते हैं उसमें सिखाया जाता है। तो डेली के सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वो देख सकते हैं। तो हमारे खाने में ये सारा आना चाहिए। फिर हमारे खाने में क्या कम आना चाहिए बताइए, 4 वाइट पॉइजन जो हमारे खाने में ना के बराबर होने चाहिए। क्या क्या है बताइए, शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल और मैदा, है ना, ये सारे व्हाइट होते हैं। तो मैदा मना क्या, बेकरी प्रोडक्ट्स, नहीं तो क्या है कि अभी टाइम नहीं है, खाना अच्छा नहीं लगता है, रोज ब्रेड एंड बटर खाएंगे तो नहीं चलेगा, है ना, वैसे भी उससे आपको भी प्रॉब्लम होगा। ये जितने भी रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड हम खाएंगे उससे क्या होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, मैदा के प्रोडक्ट्स, डाइजेशन नहीं होगा। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में हार्मोनल प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी का सपोर्ट, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेगा। तो मोशन का ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है, उसमें आप ये सारा खाना खाएंगे तो और मोशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है। शुरू में क्या होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, खाना नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा अचार खाना चालू करते हैं। अभी बाद में खाना जा रहा है फिर भी हम अचार खाएंगे। अचार में क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट क्या करेगा, वाटर को रिटेन करेगा। प्रेगनेंसी में वैसे भी पैरों में सूजन आती है, लेकिन जब आप सॉल्ट एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, नमकीन चीजें खाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, तो बीपी भी बढ़ जाता है सॉल्ट से। तो ये सारा हमारे खाने में जितना जरूरी है, हम ये नहीं बोलते कि आप पूरा का पूरा अवॉइड करो, लेकिन मीठा खाना ये आप बिल्कुल ही आदत नहीं डालो। जितना स्मोकिंग, टोबैको कार्सिनोजन है, सेकेंड नंबर शुगर कार्सिनोजन है। हमारे घर में शुगर आना ही नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि बड़ों के लिए तीखी सब्जी बना लेते हैं, अभी उसके लिए अलग से कहाँ बनाएंगे, तो उसको डाल के दे देते हैं, शक्कर डालेंगे, उसको ही आदत डाल देते हैं।
ये हमें नहीं करना है। उसके लिए आप अलग से बनाओ। और आजकल मैंने तो बिना तीखा मना जो भी मिर्ची भी नहीं, लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची नहीं, वैसे ही खाना चालू किया है जैसे, क्योंकि अंदर पेट के अंदर टेस्ट नहीं है, अंदर जाने के बाद पेट को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। ये सिर्फ क्या है, ये 1.5 इंच की जो जबान है उसको ही मालूम पड़ता है, और वो हमारे 6 फुट को नचाती रहती है। तो हम जो खाते हैं ना, अभी आजकल तो मैंने सुबह का प्रोसेस मतलब पका हुआ खाना भी खाना छोड़ दिया है। सुबह 11 बजे 10-11 बजे, अभी यहाँ आने से पहले मैं जूस पीकर आई, अभी 11 बजे 1 बजे फिर वापस 12:30-1 बजे जूस, सलाद, उसमें ही स्प्राउट्स डालो आप सलाद में, जितना जो भी है, काकड़ी, गाजर, टमाटर, बीट, पालक, सब जितने पत्ते हैं वो डालो आप, धनिया डालो, उसमें मूंगफली डालो, कोकोनट डालो, 4 बजे फिर से सलाद, स्प्राउट, और 5 बजे सब्जी, और उसके साथ दाल, जितनी लेनी आपको सब्जी लो, दाल लो, और जो रोटी है वो भी बहुत कम आनी चाहिए, है ना। तो वो रोटी भी प्रिफरेबली जवार, बाजरी, नाचनी इसकी होनी चाहिए। हमारे घर में गेहूं, चावल ये ना के बराबर आने चाहिए, गेहूं तो लाना ही नहीं चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड हो रहे हैं वो इसी की वजह से, मल्टीग्रेन नहीं लेना है। एक साथ आपको जो चाहिए, बाजरी तो बाजरी लो, है ना, ऐसे नहीं कि हर दिन बाजरी, आज बाजरी की खाई, कल जवार की खाओ, परसों नाचनी की खाओ, मिलेट्स की खाओ, ओट्स की खाओ। लेकिन ये जो है ना, गेहूं और चावल से प्रॉब्लम, आपको कभी मन करता है चावल खाना, तो उस दिन फिर आप सिर्फ चावल बनाओ। चावल और रोटी दोनों एक साथ नहीं खाना होता है। तो चावल तो आप खिचड़ी खाओ, आप चावल का है पुलाव खाओ, तो उस दिन आप उतना वही खाओ। फ्रूट्स खाने आपको, एक साथ केला भी लिया, उसके साथ आपने एप्पल भी लिया, ऐसे नहीं। आपको चाहिए 2 केला, 3 केला खाओ, 2 एप्पल तो 2 एप्पल खाओ। तो एक साथ जो आपको चाहिए, सिर्फ सलाद जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं। सलाद, उसमें स्प्राउट्स डाल सकते हैं, मूंगफली, नारियल डाल सकते हैं। तो जितना हम ये रॉ फूड लेंगे वो ज्यादा बेटर है। मिल्क प्रोडक्ट्स प्रेफरेबली अवॉइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क का हमारे पास पास्चराइज होकर क्या आ रहा है वही हमें पता नहीं। हाँ, आपको गारंटी है ये देसी गाय है, आप उसका मिल्क प्रोडक्ट देसी की ये ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रेफरेबली आजकल मिल्क प्रोडक्ट भी हम लोग मना करते हैं। कैल्शियम के लिए आपको आपके जितने भी स्प्राउट्स हैं उसमें से भी कैल्शियम मिल रहा है। आपके जो ये नाचनी है उसमें से भी आपको मिल रहा है, तिल है, तो ये सारा आप उसमें से ले सकते हैं। तो डाइट में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है बताइए। फास्ट फूड जो है वो फास्ट फूड हमें फास्ट डेथ की तरफ लेकर जा रहा है। हॉट डॉग, बर्गर्स, है ना, फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज हम उसे कैंसर फ्राइज बोलते हैं। हम बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि उनको वैसे आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। तो वो क्योंकि फिर एक नहीं खाते हैं और वंस इन अ वीक नहीं होता है, फिर वो बहुत ज्यादा बार बार चले जाते हैं, एक के साथ 2-3 बर्गर खा लेते हैं। तो इसीलिए उनको यदि हमने आदत ही नहीं डाली, कभी हमें टाइम नहीं रहता है तो हम बोलते हैं आज 10 रुपया लेकर जा, वड़ा पाव खा ले। अभी हमने ही उसको आदत डाली। आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठो, आप उसको रोटी बनाओ, आप उसको स्प्राउट्स दो, फ्रूट्स दो। तो जैसे हम संस्कार बच्चों के ऊपर डालेंगे वैसे होगा। तो हमारे खाने में ये सारा प्रोसेस फूड ना के बराबर आना नहीं चाहिए। नॉनवेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, उसके वजह से जो आंतों का कैंसर है ना, इंटेस्टाइन्स का कैंसर हो रहा है। इसीलिए ईस्टर्नर्स में ये कैंसर नहीं होता है क्योंकि उनका फूड ही नॉनवेज नहीं होता है। तो अभी उन्होंने वेस्टर्नर्स ने भी ये सारा फॉलो किया है। अभी लोग बाहर वेजिटेरियन नहीं, विगन डाइट है ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान देना है। फिर सेकेंड, फिजिकल हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बताइए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, काफी बार है ना, हम सोचते हैं इस हॉस्पिटल में सिजेरियन हो रहा है, ये डॉक्टर सीजर कर रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम रहता है। आजकल क्या होता है, सभी लड़कियां पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना, सीखते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। एजुकेशन लेने के बाद क्या हो रहा है, फिर हम सोचते हैं कि अभी मुझे प्रोफेशन में थोड़ा सा जॉब वो सब सेट करना है, तो हम लोग उसमें सेटल करते रहते हैं। तो मैरिज का एज एडवांस हो रहा है। कोई मैरिज होता है लेकिन फिर
प्रेगनेंसी का एज एडवांस होता है। जैसे जैसे एज एडवांस होगा शरीर में चेंजेस आएंगे। शरीर में क्या है, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी ये अफेक्ट हो जाती है ना। पहले जमाने में देखो हर एक अपने घर में कपड़े धोते थे, है ना, बर्तन साफ करते थे, झाड़ू पोछा करते थे। अभी ये साफ करने के लिए क्या करना होता है, नीचे बैठना उठना करना है, झुकना पड़ता है। तो हमारा कमर के नीचे का पोर्शन हम यूज करते थे। आजकल क्या हो रहा है, हर एक के घर में वॉशिंग मशीन है। अभी हम कभी कपड़े धोते हैं हमें याद ही नहीं आता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कमर के नीचे का पोर्शन ये 1-2-3 मिनट बस तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम ये सारा करेंगे नहीं। डिलीवरी के समय क्या होता है, आपको हम एडमिट करेंगे, डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया, लेबर रूम में लेकर जाएंगे, अभी डिलीवरी होने का समय है, डिलीवरी के फिर समय बोलेंगे अभी पैर पकड़ो, सांस पकड़ के ना, सांस लंबी गहरी सांस लो, सांस को पकड़ के रखो, पैर पकड़ो और नीचे जोर करो। अभी आपने ये कभी कुछ किया ही नहीं, तो तभी आपको समझ में ही नहीं आता है। कमर के नीचे का पोर्शन हमने कभी यूज ही नहीं किया। अभी कमर जो पेल्विक बोन है ना, बेबी का हेड एंगेज होने के लिए पेल्विस ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें डेली वॉकिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या होता है, हम वर्किंग है, पूरा 9 महीना तक काम करते रहेंगे, समय ही नहीं निकालेंगे और ये सारा किया ही नहीं, हेड एंगेज ही नहीं हुआ, तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी दूर की बात रहती है। और फिर यदि वो सब हो गया, नीचे तक हेड आना बहुत जरूरी है, लेकिन आप थक जाते हो क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्या होगा, फिर आप हांफना चालू करेंगे। तो इसलिए प्रेगनेंसी के समय यदि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारे शरीर को, है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी तैयार करना होगा, है ना। मेंटली क्या होता है, हम सुनते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, हम सोचते हैं कि मेरा भी सीजर नहीं हो, तो हमारे मन में क्या होता है, फिर ये डर रहता है कि कहीं मेरा सीजर ना हो। कभी कभी वो हिंदी मूवी में हम देखते हैं इतनी चिल्लम चिल्ली, तो हमें लगता है क्या मुझे भी इतना ही दर्द होगा। तो उससे ये जो डर है ना, ये सारा या तनाव, स्ट्रेस, इससे हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा जो तैलिक का मुंह खुलना है उसमें वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक से वो खुलेगा नहीं। तो क्या होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। आपने लेबर रूम नहीं देखा है तो उसका भी फियर रहता है। तो ऐसे कहते हैं, एज यू थिंक यू बिकम, आप जैसा सोचते हो वैसे होगा। यदि आपने सोचा मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छे से फिजिकली स्वयं को फिट करेंगे, आप मेंटली मेडिटेशन करके स्ट्रांग बनेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द होगा वो मैं सहन कर रही हूँ और फिर मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है। तो क्या होता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। फिर जब हम ये कहते हैं, हमारी माताएं बहुत स्मार्ट, वो क्या सोचती है कि क्योंकि जैसे सोचते हैं वैसे होता है, मैडम ने बोला है, तो वो क्या करती है, वो सोचती है मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है और आगे सोचती है और वो भी कम समय में। तो माना क्या, एक के ऊपर एक फ्री, डिलीवरी भी नॉर्मल और वो भी कम समय में, है ना। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर हर्षदा आई है, अभी कल ही उसकी डिलीवरी हुई, तो अभी ये डिलीवरी का ही टॉपिक चल रहा है। तो मैं डॉक्टर हर्षदा को बुलाती हूँ, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो दूसरा वाला तो लावतेस लगेच त्याचं हे माइक ते दुसरे ये जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर हर्षदा। प्रणाली में एक चेयर दो उसमें। तो डॉक्टर हर्षदा हमारे वैसे हॉस्पिटल में आरएमओ भी रह चुके ही है, पहला डिलीवरी भी उसका यहीं पे हुआ था। इथे यहाँ आगे रखना चालू ऑन के बस। तो अभी कल ही डिलीवरी हुई है, आज तो उसका डिस्चार्ज है, अभी वो जाने वाली ही थी। तो मैंने कहा अभी जाने से पहले आप सभी हमारे माताएं आए हैं तो उनको आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। तो डॉक्टर हर्षदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। देखो लग रहा है कल ही डिलीवरी हुई है और अभी आज तो घर भी जाने वाली है। हाँ हाय एवरीवन, येतोय ना आवाज? जवळ पकडा, जवळ वॉल्यूम त्याचा।
मी डॉक्टर हर्षदा, मी मराठीतच सांगते कारण की आपल्या भावना जास्त त्याच्यामध्ये व्यक्त होतात, मराठी कळते ना सगळ्यांना. तर जसं मॅमने सांगितलं, माझी कालच डिलिव्हरी झाली आणि नॉर्मल झाली. तर आपल्या डिलिव्हरीमध्ये आपण कसं होतं, आपण आधीच भीती बाळगतो मनामध्ये की आपली डिलिव्हरी कशी होईल, काय होईल. तर त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचं एवढं आहे की आपण पॉझिटिव्ह राहणं. आणि त्याच्यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला पॉझिटिव्ह पर्सन मिळणं, जे आपल्याला पॉझिटिव्हिटी देतं की आपल्याला जे काय होणार चांगलंच होणार आहे, नॉर्मल डिलिव्हरीच होणार आहे, हे आधीच मनात बाळगून चालायचं. आणि सर्व मातांनी पॉझिटिव्ह राहण्यामध्ये आपल्याला कुठल्या गोष्टीमध्ये आनंद मिळतो हे पहिल्यांदा बघायचं. दुसऱ्यांची डिलिव्हरी कशा झाल्या, दुसऱ्यांच्या घरात काय वातावरण असतं, कसं असतं, सासू सुना, हे सगळं बाजूला ठेवून आपण आणि बाळ ह्याचा आपण विचार करायचा. सुदृढ बालक पाहिजे असेल तर मातेने आधी सुदृढ व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आहार, व्यायाम हे सगळं महत्वाचं आहेच, पण पॉझिटिव्ह पर्सन मिळणं पण त्याच्यात खूप महत्वाचं. आणि मला सुदैवाने मॅडम खूप चांगला पॉझिटिव्हिटी त्यांनी सपोर्ट दिला. पहिली डिलिव्हरी माझी एक्सपिरियन्स शेअर करायचा तर मी जरी डॉक्टर असली तरी आपला एक्सपिरियन्स वेगळा असतो. ॲज अ पेशंट होते मी. तर मग ती कोविडमध्ये झालेली आणि त्याच्यामध्ये अनफॉर्च्युनेटली मला अटेंड करता नाही आले गर्भसंस्कारचे लेक्चर्स, पण तरीसुद्धा मॅडमच्या पॉझिटिव्ह गायडन्सनी माझी डिलिव्हरी नॉर्मल झाली. फर्स्ट डिलिव्हरीला मला 4 वाजता पहाटे पेज चालू झालेले आणि मॅडमनी एकदाच फक्त चेक केलं आणि बोललं काही काळजी करू नको, रिलॅक्स राहा. BP एलिव्हेटेड हे होता, शूटआउट झालेला, तरीसुद्धा मॅडम बोलल्या काही नाही, आपण नॉर्मलच करणार डिलिव्हरी. आणि नॉर्मल झाली, व्यवस्थित झाली, बाळ पण छान होतं. आणि सेकंड डिलिव्हरीमध्ये असं झालं की मॅडमचं गर्भसंस्कारचं लेक्चर मी अटेंड केलेलं. त्याचा ॲक्च्युली खूप फायदा झाला मला. त्याच्यामध्ये मॅडमनी जे काही डाएट सांगितलेलं आणि त्याच्यामध्ये व्यायाम, पॉझिटिव्ह कसं राहायचं, काय विचार करायला पाहिजे, जे आपण विचार करतो तेच विचार सगळे बाळाला फॉलो होतात. आणि तसंच बाळ सुदृढ आणि खूप तेजस्वी बनतं. मॅडमचे सगळे लेक्चर अटेंड केलं तर तुम्हाला कळेल. मॅडमचे इच अँड एव्हरी लेक्चर्स खूप छान असतात आणि खरंच तुम्ही अटेंड करा. त्याचा मला पण खूप फायदा झाला आहे. मला यावेळेला वेट करावा लागला, पण मॅडमच्या सपोर्टने, निवड त्यांच्या सपोर्टने माझी डिलिव्हरी नॉर्मल झाली सेकंडसुद्धा. तर आपल्याला थोडीशी भीती वाटते, पण आपण पॉझिटिव्ह राहून कसं ते सिच्युएशन फेस करायची हे मनात आपण खंबीरपणे ठरवायचं. आणि जे काय आहे मॅडमचे लेक्चर्स, मॅडमचे हे बुक्स आणि व्यवस्थित वाचलं तर आहार बिहार व्यवस्थित घेतला, तसं व्यायाम पण महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ते फॉलो केलं स्टेप बाय स्टेप तर नक्की तुमची पण डिलिव्हरी नॉर्मलच होणार आणि बाळ खरंच तसं जसं आपल्याला पाहिजे, आपण मनात एक इमेज ठरवतो तसंच होणार. ठीक आहे, तर मला खूपच खरंच आपण पॉझिटिव्ह राहणं महत्वाचं आहे आणि आपल्याला तशीच व्यक्ती मिळणं पण महत्वाचं आहे. आणि मला सुदैवाने मॅडम मिळाल्या, मला खूप थैंक यू. तो सुना आप सभी ने, तो थैंक यू. तो फर्स्ट टाइम भी ना एक्चुअली उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे. अभी इस टाइम भी उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे. उसको थोड़ा सा पेन हुआ, फिर पेन सबसाइड हुआ, फिर थैलिका में भी इतना ऐसे अच्छे से ओपन नहीं था. तो उसके लिए भी ऐसे नहीं है. तो साइंस बहुत एडवांस हो चुका है. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो थैलिका मुंह खुलना बहुत जरूरी होता है, वो रबर के जैसे होता है. तो जैसे रबर सपना है तो बन गई ये उसके लगाया हुआ. तो रबर कैसे है, रबर ठीक है तो उसको हम स्ट्रेच नहीं कर पाते है ना. रबर पतला होगा तो उसको तभी स्ट्रेच कर सकते हैं. तो थैलिका मुंह भी ऐसे ही होता है. तो उसको पहले थिक जो होता है उसको थिन बनना होता है और उसके बाद उसको सॉफ्ट भी बनना है. रबर थोड़ा सा ऐसे उसका कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होगा तो वो अच्छे से स्ट्रेच होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो ये सारा जो है ना, ये सेंट्रली हमारे हार्मोन से रिलेटेड रहता है. और साइंस में उसमें सर्विप्राइम जेल बोलते हैं. तो जेल डालने से यदि किसी का वो थैलिका मुंह ठीक से खुला नहीं है तो भी हम उसको
थिन कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है कि नहीं मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, ये नहीं सोचना अभी ये नहीं हुआ है फिर कैसे होगा। तो कोई भी डॉक्टर, मैं ऐसे नहीं, कोई भी डॉक्टर आपके लिए पहले नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं। जब जरूरी होता है बहुत तभी ही सीजर किया जाता है। तो इसके लिए वो नॉर्मल होने के लिए मुझे खुद को फिजिकली और मेंटली है ना उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे ये बुक है और जो चैनल है तो उस पे भी आपको पूरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या सोचना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल डिलीवरी की पूरी प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है उसके बारे में भी हमारे मन में डर रहता है। एक बार हमें पता हो गया कि हाँ चलो एक्सरसाइज किया, पेल्विस ओपन हो गया, हेड एंगेज हो गया, तैली का मुंह बहुत अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया, अभी वो अच्छे से खुल रहा है, तो हमें ये सारा विजुलाइज करना है कि मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है, तैली का है ना बेबी अभी नीचे डिसेंड हो रहा है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और इसके लिए हमने वो कमेंट्री बनाई हुई है, आपको उसको माइंड में पूरा पिक्चर विजुलाइज करना है, पिक्चर को रिकॉर्ड करके रखना है। तो जब डिलीवरी का समय आता है तब वो सारा आपका वो वीडियो जो है ना आपने जो रिकॉर्ड किया है वो ओपन हो जाता है, आपको दिखाई देता है ऐसे 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 हो रहा है। तो ये आप वीडियोस भी देखना, ये कमेंट्री आपको जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है तो उससे भी फिर हमें नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत मदद होती है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मेंटल एम्पावरमेंट के लिए। मेंटल एम्पावरमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे हमने कहा कि अभी कोई छोटी छोटी बातें कुछ भी होगा तो मुझे नाराज नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है ना। तो ये सबके लिए हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होने के लिए माइंड को तैयार करना होगा। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल, अभी ये 3 लोग यहाँ बैठे हैं, आपका नाम क्या है? निशा, हाँ जिल्ली, प्रियंका, निशा, जिल्ली और प्रियंका, तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरा, तीनों के लिए जोरदार तालियां। तो अभी मान के चलते हैं कि ये जो है तीनों एक ऑफिस में काम करते हैं, तीनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, निशा, जिल्ली और प्रियंका। अभी तीनों को बॉस ने एक वर्क दिया था और उसमें इंस्पेक्शन होने वाला था और उसके पहले एक पूरा जो भी असाइनमेंट था वो पूरा कंप्लीट करना। अब ये तीनों ने ना अपने दिल से जितना हो सके जो है वो करने की पूरा कोशिश की थी, लेकिन जैसा होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो अभी बॉस को भी उसके बॉस का सुनना पड़ता है। तो बॉस ने क्या किया, तीनों को बुलाया, निशा को, जिल्ली को और प्रियंका को, और फिर तीनों को थोड़ा सा डांटा कि आपको इतना दिन दिया हुआ था, आपको करना था, अभी इन लोगों ने भी अपनी तरफ से किया था। तो निशा को ना बहुत गुस्सा आया, समझते क्या अपने आप को प्यार से भी समझा सकते थे, है ना, तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। जो जिल्ली थी उसको तो क्या हुआ, बहुत रोना आया, बहुत दुखी हुए, अरे क्या होना, कितना कितना करने का, इतना करने के बाद भी इनको कुछ नहीं होता है, तो वो दुखी हुई। और प्रियंका जो थी वो स्टेबल रही। और फिर प्रियंका ने कहा, फिर तीनों में से बाहर आए, फिर उसने कहा कि चलो अभी एक काम करते हैं, अभी पहले जाते हैं, है ना, थोड़ा सा चाय या कुछ लेते हैं, फ्रूट जूस वगैरह, और फिर जो बचा है हम कंप्लीट करते हैं। अभी तीनों के लिए सिचुएशन तो एक ही थी ना, बॉस तो एक ही था, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स क्या था, तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। प्रियंका स्टेबल रही, जिल्ली को बहुत दुख हुआ और निशा ने बहुत गुस्सा किया। अभी इसमें क्या होगा, निशा ने गुस्सा किया तो क्या होगा, शरीर में एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन रिलीज होगा कि नहीं होगा, उसका असर आपको भी होगा, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब बढ़ेगा कि नहीं, उसका असर बेबी को होगा कि नहीं होगा। जिल्ली दुखी हुई तो उसमें भी निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। अभी ये दोनों चाहते तो नहीं है, लेकिन होगा कि नहीं, असर तो होगा, खुद के शरीर के ऊपर भी होगा, बेबी के ऊपर भी होगा। फिर क्या होगा, हमारे रिलेशंस में भी उसका असर होगा, उस बॉस के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, और फिर घर में भी हम उसी गुस्से से दुखी होकर आएंगे, तो घर में भी हमारे जो बच्चे हैं, है ना, या हमारे जो भी माता पिता है या सास ससुर है, हस्बैंड है, उनके साथ भी फिर थोड़ा सा हमारा क्या होगा, वो गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा, उन बच्चों के ऊपर निकलेगा। वो डिपेंड करता है, जो हमसे बड़े होते हैं उनके ऊपर हम गुस्सा नहीं निकाल सकते, फिर किसके ऊपर निकलता है, बच्चों के ऊपर निकलता है ना, तो फिर उसके ऊपर निकलता है।
तो हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम होता है। फिर घर का वातावरण भी कैसे हो जाता है पता चलता है, उनको लगता है आज मम्मा का टेम्परेचर ठीक नहीं है। फिर क्या हो गया, घर में डॉगी होगा, वो भी चुपचाप जाकर बैठता है, तो बाकी लोगों को इसका मतलब क्या, उसका असर घर पे भी हो रहा है कि नहीं, तो घर के वातावरण पे हो रहा है। तो कहाँ कहाँ हमारे विचारों का असर हो रहा है, हमारे शरीर के ऊपर, फिर हमारे जो भी प्रेगनेंसी है तो बच्चे के ऊपर, नहीं तो हमारे जो घर में जितने भी बाकी के मेंबर्स है ना, वे भी अभी गर्भ में है, बाकी बाहर है, तो सभी के रिलेशंस में हो रहा है, और फिर हमारे घर के वातावरण के ऊपर हो रहा है। तो अभी इसके लिए फिर हमें चेंज होना जरूरी है कि नहीं, क्या लगता है आपको? चेंज करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि फिर उसका असर, कोई चाहता है क्या कि मुझे कैंसर हो, मुझे ब्लड प्रेशर हो, मुझे हार्ट अटैक हो, हम चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। तो लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, विचारों को चेंज करना होगा। माना किसको चेंज करना होगा, किसको चेंज करना होगा? विचार किसकी रचना है, विचार किसकी रचना है? निशा यहाँ आओगे, यहाँ आ जाओ, जोरदार तालियां लेके आओ, मोबाइल जोरदार तालियां निशा के लिए बजाएंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ से। ये क्या है, ये क्या है? ये मोबाइल किसका है? निशा का मोबाइल है। ये क्या है, ये क्या है? ये किसका हाथ है? ये बैंगल निकलेगा कि नहीं निकलता? ये क्या है? चूड़ी है। किसकी चूड़ी है? 3 प्रश्न पूछे। ये मोबाइल किसका है? निशा का। ये चूड़ी किसकी है? ये हाथ किसका है? सभी का जवाब एक ही था, निशा। अभी मैं पूछती हूँ, क्या ये मोबाइल निशा है? क्या ये चूड़ी निशा है? क्या ये हाथ निशा है? नहीं ना, ये हाथ निशा है क्या? ये दिख रहा है वो क्या है? ये दिख रहा है ये क्या है? शरीर है ना। ये शरीर किसका है? क्या ये शरीर निशा है? फिर निशा कौन है? निशा कौन है? निशा डर तो नहीं गया होगा, तो निशा कौन है? सबसे पहले आपके सबके सामने ये मोबाइल और ये चूड़ी निशा को मैं वापस दे रही हूँ, और निशा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो फिर निशा कौन है? फिर निशा कौन है? निशा कौन है? तो क्या है, देखो ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा जैकेट है, ये मेरा सिर है। मैं क्या बोलती हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हम ये ऐसे बोलते हैं क्या, मैं हाथ दर्द हो रही हूँ, मैं सिर दर्द हो रही हूँ, ऐसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैडम पास साइकियाट्रिस्ट है, आवाज आ गई, बोलेंगे कि नहीं? तो मैं और मेरा ये फर्क है ना। तो मैं अलग, मैं कौन? मैं आत्मा, है ना। क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि हम जब विचारों की बात करते हैं तो विचार कौन कर रहा है? मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, मना कौन सोच रहा है? कौन सोचता है बताइए? मैं सोचती हूँ, कौन सोचता है? ये ब्रेन सोचता है, या हार्ट सोचता है, या हाथ सोचता है, ये गुर्दा सोचता है, हाँ ये घुटना सोच रहा है। कौन सोचता है बताइए? कौन सोचता है? सोचता कौन है? सोचता कौन है? सोचने वाली शक्ति कौन है? कौन सोचता है हमारे लिए? कौन सोचता है? हम क्या बोलते हैं, आज मेरा मन कर रहा है पकोड़े खाने का, आज मेरा मन कर रहा है लेट उठने का, आज मेरा मन कर रहा है बाहर घूमने जाने का, आज मेरा मन कर रहा है मूवी देखने जाने का। कौन करता है ये सारा काम? कौन सोच रहा है? कौन सोचता है? मन सोचता है ना। तो जैसे मन सोचेगा तो फिर मन सोचेगा कि आज संडे है, लेकिन मैडम ने कहा है आज लेक्चर है, तो बुद्धि बोलती है हमेशा आप संडे को लेट उठते हो, लेकिन आज मैडम लेक्चर ले रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। तो बुद्धि ने कहा, तो फिर मन को मानना पड़ा। तो हर एक तो नहीं सोचता है। अभी मान लो 100 लोग हमारे पास आते हैं, उसमें से फिर यहाँ 25-30 लोग आते हैं, तो हर एक का मन तो सोचता है, लेकिन सभी की बुद्धि निर्णय नहीं देती। तो ये मन और बुद्धि ये है कहाँ? क्योंकि अभी हमारे विचारों को चेंज करना है, तो जो विचार करने वाला मन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मन है कहाँ? मन को ठीक करना होगा। तो ये मन कहाँ है बताइए? ये मन कहाँ है?
तो ये मन ही आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो क्यों आत्मा के बारे में जानना है? जैसे अभी ये हॉस्पिटल है तो यहाँ आईसीयू भी है। इमरजेंसी पेशेंट आता है चेस्ट पेन का, तो वो पहले कैजुअलिटी में आता है, इमरजेंसी रूम में लेते हैं। तो पेशेंट आया जिसको बहुत चेस्ट पेन हो रहा है और सपना दादा फोन कर, तो उसको बहुत सीवियर है ना, स्वेटिंग है, बहुत पसीना आ रहा है और उसका जॉ में पेन है, शोल्डर में पेन है, बहुत चेस्ट में पेन है। तो डायग्नोसिस हो जाता है ये क्या केस होती है, हार्ट अटैक का केस। वो जैसे ही आया देखा तो असिस्टेंट डॉक्टर है, उनको तुरंत पता चलता है कि ये हार्ट अटैक है। तुरंत सर को बोलते हैं सर हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलते हैं, फटाफट तू उसको अभी 1 मिनट में आईसीयू में शिफ्ट करनी चाहिए, आईसीयू है। तो वहीं से ही उसको ट्रॉली पे आईसीयू में लेकर जाते हैं। सर तुरंत पहुंचते हैं, सर कंसल्टिंग में वो आईसीयू में पहुंचते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। लेकिन मैसिव हार्ट अटैक है तो क्या होता है, उसको बचा नहीं सकते। तो सर बाहर आकर क्या बोलते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं कि वी आर सो सॉरी, है ना, हम उन्हें बचा नहीं सके, ही इज नो मोर, वो तो चले गए। और फिर मौसी को बोलते हैं, अभी पेशेंट को लेने के पहले क्या बोल रहे थे डॉक्टर को, जल्दी जल्दी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। और बाद में क्या बोलते हैं कि अभी इस बॉडी को रिलेटिव्स को दे दो। तो अभी अंदर जा रहा था तभी पेशेंट था, बाहर आ रहा है तभी क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये पेशेंट को बाहर रिलेटिव को दो, ऐसे बोलेंगे नहीं। तो और फिर क्या बोलते हैं कि इज नो मोर, वी आर सो सॉरी, वो तो चले गए। तो कौन चला गया, अंदर जो जा रहा था वही तो बाहर आया, फिर कौन चला गया, कौन चला गया। और उस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है तो उसने व्हील पेपर साइन करके रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे आईज का, मेरे किडनी का, मेरे हार्ट का मुझे डोनेशन करना है। आप सभी को पता है ना, ऑर्गन डोनेशन, अभी रिसेंटली ऑर्गन डोनेशन वीक होके गया, तो उसमें ये इमीडिएटली बायोकम्पैटिबल सिस्टम को इन्फॉर्म किया जाता है। वो ऑर्गन रिट्रीव करना होता है, वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करना होता है। आईज को, फिर वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट को निकाला जाता है, किडनी को निकाला जाता है, और फिर जिनको जरूरी है ना, लीवर को निकाला जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो जो किडनी यहाँ पे फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रही है वो वहाँ पे काम करेगी कि नहीं, काम करेगी कि नहीं, कर रहे हैं ना, हो रहा है ना। इसीलिए तो हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, तो वो हार्ट यहाँ पंपिंग नहीं कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है तो वही हार्ट ना, तो वो यहाँ क्यों नहीं कर रहा है और वो वहाँ कैसे करता है, वहाँ पे क्या मिल रहा है उसको। जैसे अब ये लाइट है, यहाँ पे सपोज ये नहीं चल रही, जैसे आप आए तभी यहाँ के लाइट्स क्या थे, ऑफ थे, है ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है। तो यहाँ बल्ब है लेकिन वो उसमें से लाइट आएगी क्या, नहीं। तो ये इसको ऑर्गन्स को चलाने के लिए, जैसे आपके घर में यहाँ अभी फ्रीज है, मिक्सर है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, करंट चाहिए, तभी वो मिक्सर मिक्सिंग का काम करेगा। तो ये सारे हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। ये हार्ट भी पंपिंग तभी करेगा, ये जो स्टमक है वो तभी मिक्सर ग्राइंडर का काम करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो वो चला गया, मना कौन चला गया, वो एनर्जी चली गई। उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते, कोई उसे आत्मा कहता, कोई रूह कहता, कोई उसे सोल कहता। हम डॉक्टर साइंस में उसे एनर्जी कहते कि उसको अभी एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और वहाँ एनर्जी है, अभी हमने यहाँ पे उसका ब्रेन तो नहीं निकाला, ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे। अभी हम बोलते हैं कि ब्रेन से सोचते हैं, तो उसका ब्रेन है, तो वो ब्रेन देख रहा है, सोच रहा है क्या, उसके कान है, कान तो नहीं निकाले, कान सुनेंगे क्या, उसका मुख है, वो हम बात करेंगे, वो मुख बोलेगा क्या। तो ये मुख से बोलने वाला कौन था, ये मुख से बोलने वाली भी वही शक्ति है, वही शक्ति उस मुख से बोलती है, वही शक्ति इन कानों से सुनती है। तो वो इस शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इन आंखों से मुझे क्या देखना है, इन कानों से मुझे क्या सुनना है। मेरे हाथ में मोबाइल आया लेकिन ये आंखें डिसाइड नहीं कर रही कि ये मुझे देखना है, कौन डिसाइड कर रहा है, वो शक्ति डिसाइड कर रही है, वो आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे क्या सोचना है। सोचने वाली शक्ति कौन है, मन, लेकिन वो किसकी शक्ति है, उस आत्मा की। तो अभी क्या हो गया, आत्मा राजा बनेगा, मालिक बनेगा, वो बोलेगा मन को, हे मन तुम्हें यही सोचना है जो मुझे सुख देगा, हे मन तुम्हें ये नहीं सोचना है क्योंकि इससे मुझे दुख होता है, ये नहीं सोचना है इससे मुझे गुस्सा आता है।
तो जब मन मालिक बन जाता है और आत्मा गुलाम बन जाती है, तो मन को जो चाहिए, मन मर्जी, तो वो सोचता रहता है, जिसकी वजह से फिर हम दुखी होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम नाराज होते हैं, हमारा मूड ऑफ हो रहा है और फिर बाकी शरीर में हो रहा है। तो मालिक किसको बनना है, राजा किसको बनना है? मुझे राजा बनना है। मैं आत्मा जब राजा बनूंगी तो ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में होगी। इन आंखों से क्या देखना है, इन कानों से क्या सुनना है, इस मुख से क्या बोलना है, इस मुख से क्या खाना है, इस मुख से क्या पीना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो मेरे पे। उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा राजा। और तभी हम रियल सेंस में इंडिपेंडेंस मनाएंगे। हम इंडिपेंडेंस डे अभी हमने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को, लेकिन क्या हम रियली इंडिपेंडेंट इन अंदर कहाँ है? हम सभी के लिए बाहर ही डिपेंडेंट है। अंग्रेज चले गए लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र तो हुए ही नहीं, क्योंकि स्वराज्य तो हमने पाया ही नहीं। स्वराज्य, स्व मना आत्मा, स्व का स्व के ऊपर राज्य। तो इसीलिए हमें आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मा के बारे में हम कभी सोचते हैं मूवी में, ये भूत, ये आत्मा, किसी ने शरीर छोड़ा तो आत्म शांति के लिए, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या करना है? वो तो पहले से ही आत्मा को हमें शक्तिशाली बनाना है। हम क्या बोलते हैं कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। ये बोलते हैं क्या कि मुझे ये बाहुबल, ये शक्ति चाहिए? क्या बोलते हैं? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो किसका विश्वास? आत्मविश्वास। लेकिन आत्मा के बारे में पता नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन सेल्फ के बारे में ही पता नहीं। सेल्फ माना क्या? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो ज्योति चली गई, और इसीलिए क्या जलाते हैं? दिया जलाया जाता है। कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। सबसे बड़ा डर जो है ना, वो मृत्यु का, अपने मृत्यु का नहीं, अपनों के मृत्यु का डर रहता है। लेकिन जब हमें ये क्लैरिटी आती है कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, ना मेरी मृत्यु होती है ना अपनों की मृत्यु होती है, तो डर ही चला जाता है। क्योंकि आत्मा क्या करेगी? सिर्फ एक शरीर छोड़ेगी और दूसरे शरीर में, माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर तैयार है, तीसरे चौथे महीने के बाद आत्मा वहाँ प्रवेश करती है। तो जब मुझे स्वयं का परिचय मिलता है कि मैं कौन हूँ, तो निशा कौन है? निशा तो उस आत्मा का, हमने जब उस पैदा हुई तभी उसको निशा नहीं कोई बोलते थे। उसका तो नामकरण किसी के घर में 1 हफ्ते के बाद होता है, 1 महीने के बाद, और आजकल तो 1 साल के बाद बर्थडे और नामकरण एक ही साथ मनाया जाता है। तो लेकिन उसके पहले भी तो वो है ना। तो वो कौन है? वो मैं आत्मा। और मैं आत्मा, उसकी 3 सूक्ष्म शक्तियां, एक है मन, दूसरी बुद्धि और तीसरी संस्कार। ऐसे नहीं कि अलग अलग पार्ट है। जैसे अभी मैं हूँ तो अभी आप मुझे क्या बोलेंगे? मैडम बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। घर जाऊंगी तो बच्चे लोग बोलेंगे कि मैडम आई, डॉक्टर आई। क्या बोलेंगे? मम्मा आई तो मम्मा बोलेंगे। अभी मम्मी घर में है तो वो क्या बोलेगी? मेरी बेटी आई, वो बोलेगी क्या डॉक्टर आई, मैडम आई, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। तो हूँ तो मैं एक ही ना, लेकिन अलग अलग क्या है? रोल है ना। जब मम्मी के पास जाती हूँ उसकी बेटी बन जाती हूँ, बच्चों के पास जाती हूँ उनकी माँ बन जाती हूँ। और जब मुझे जैसे स्मृति आती है, अभी जब मुझे स्मृति है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे याद आएगा इसका अभी नॉर्मल डिलीवरी करना है, इसका ऑपरेशन करना है, इसको डिस्चार्ज करना है, इसको ये ट्रीटमेंट देना है। घर में जाऊंगी तो बच्चों के सामने ये बोलूंगी क्या, चलो इसका ऑपरेशन करना है, हाँ इसको ये ट्रीटमेंट देना है। वहाँ क्या बोलूंगी? तेरा आज एग्जाम है, तुझे स्कूल जाना है, तुझे कॉलेज जाना है, तेरा है ना। तो जैसे स्मृति आती है वैसे रोल होता है। तो स्मृति जैसे मैं भूल जाऊंगी खुद को, तो ऑपरेशन की जगह मैं उनको बच्चे समझूंगी, बच्चों को पेशेंट समझूंगी, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आत्मा सोचती है उसको क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। आत्मा निर्णय लेती है तो कहते हैं बुद्धि। और आत्मा जो कर्म करती है, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा वो संस्कार बन जाते हैं। तो जब भी हम मन से बहुत अच्छा सोचेंगे तो मन से डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, है ना। तो क्या क्या थॉट्स आते हैं? एक होता है ना जो ऑर्डिनरी, जैसे अभी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो आपको भोजन बनाना है, हस्बैंड जाने वाले ऑफिस, तो ये क्या है? करना है ना, ये डेली के काम है। लेकिन ये भी थॉट्स ही है।
एक होता है पता नहीं अभी ये बाहर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट उसका हो गया था, ये सारा क्या है निगेटिव, ये क्यों सोचना है। तभी हम ये भी सोच सकते हैं ना कि नहीं वो तो हमेशा हर रोज जाते हैं, बहुत अच्छे से चले जाएंगे। तो एक है निगेटिव सोच, एक है व्यर्थ, है ना, एक ऑर्डिनरी, एक उसके ऊपर होता है पॉजिटिव, अच्छा सोचना। जैसे अभी आप सभी को बोला यहाँ प्रोग्राम है तो आप सोचेंगे कि हाँ जाकर अटेंड करना चाहिए, क्या क्या मैडम बताते हैं। और उसके ऊपर यदि आप सोचेंगे कि नहीं बच्चे के लिए हमें ऐसे ऐसे अच्छे संस्कार होंगे बच्चे के ऊपर, तो उसको कहते हैं श्रेष्ठ, उसको कहते हैं एलिवेटेड, पॉजिटिव के भी ऊपर। तो जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो हमेशा क्या करेंगे, विचार कैसे होंगे हमारे, शक्तिशाली होंगे, श्रेष्ठ विचार होंगे, और उसको एलिवेटेड थॉट्स कहा जाता है। तो ये काम हो गया मन का। फिर बुद्धि डिपेंड करेगी, है ना, कोई कोई गलत निर्णय देती है बुद्धि, है ना, कोई कोई, तो वो बुद्धि को भी हमें क्या करना है, जब आत्मा शक्तिशाली बनेगी तो बुद्धि भी क्या होगी, सही निर्णय लेगी, है ना, सत विवेक बुद्धि। इसीलिए बच्चों को क्या हम कहते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि, है ना, भगवान इन्हें अच्छी बुद्धि दो ताकि ये सही निर्णय ले सके, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर सही के रास्ते पर चलने के लिए शक्ति चाहिए। तो कभी कभी हमारे पास वो शक्ति नहीं होती। जैसे आप देखो महाभारत में दुर्योधन को पता था वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे पता है लेकिन जो गलत है उसको छोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए और सही मार्ग पर चलने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो भगवान से हम हमेशा क्या बोलते हैं, मन की शांति दो, इतनी शक्ति हमें दो। तो वो शक्ति किसके लिए चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सके। तो इसको कहते हैं निर्णय शक्ति। उसके पहले क्या चाहिए, परखने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है, क्या व्यर्थ है क्या समर्थ है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये पता ही नहीं चलेगा, परखेंगे नहीं तो फिर हम निर्णय ही हमारा गलत होगा। और काफी बार बोलते हैं ना, मेरा एक निर्णय है ना, उस समय यदि मैंने वो निर्णय ठीक से लिया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंचता था। तो शक्तियाँ कितनी जरूरी है। तो ये सारी शक्तियाँ हमें कहाँ से मिलती है, वहां पे रोल आता है भगवान का, वहां पे। इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, है ना। अभी किसी को सुसाइड का एक विचार आता है, लेकिन यदि तभी उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है तो देखो, नहीं तो कहाँ से क्या हो जाता था। तो ये शक्ति का रोल ये और कोई हमारे अंदर नहीं भर सकता, और इसीलिए उसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है, सर्वोच्च कहा जाता है। लेकिन फिर हमारे पास वो क्लैरिटी ही नहीं है। सपना काय झालं ग, परत एकदा बघ। तो वहां पे भगवान का रोल आता है। तो जिसके वजह से क्या होगा, हमारा मन शक्तिशाली होगा, हम सही निर्णय ले सकते हैं, बुद्धि सही निर्णय लेगी। हम जो कर्म करेंगे, कर्म माना ऐसे नहीं कि जो हाथों से कर्म करते हैं वो कर्म, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। यदि गलत सुनेंगे, जो यहाँ से यहाँ जाएगा वो कहाँ बैठता है, चित्त पर बैठता है। जो हम बोलते हैं ना मोबाइल आया, अरे कुछ नहीं ऐसे ही देख रहा हूँ, मेरे साथ ये कनेक्टेड नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। लेकिन आपने गलत देखा, आपने गलत सुना, तो वो कहाँ बैठेगा, वो चित्त पर बैठेगा। और जो चित्त पर बैठेगा उस पर चिंतन चलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या करती हूँ, एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। दोनों कान के बीच में क्या है, चित्त है। जो चित्त पर बैठता है वो चिंतन में आता है, और जो चिंतन में आएगा वैसे ही हमारे विचार होंगे, और जो मेरे विचार होते हैं वही मेरे बोल होते हैं, और वही मेरे कर्म बनते हैं। जो मेरे कर्म होते हैं, बार बार मैं वो कर्म करती हूँ, वही मेरा चरित्र बनता है, वही मेरा कैरेक्टर होता है। और जैसे माँ बनेगी वैसे ही बच्चे के भी चरित्र बनेंगे। तो जो बच्चे का यदि चरित्र अच्छा होना चाहिए तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका रॉ मटेरियल है विचार। जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, वही आप कर्म करेंगे, और वही फिर आपका क्या बनेगा, कैरेक्टर बनेगा। जो हमने बात की कि हमारे
बच्चों के संस्कार, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें अच्छे अच्छे विचार करने होंगे। और विचार कौन करता है, मन। तो मन को शक्तिशाली बनाना होगा। तो मेडिटेशन क्या करता है, मन को शक्तिशाली बनाता है। और उसके लिए क्या करना होगा, हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना होगा। ये मोबाइल है ना, मन रूपी मोबाइल, उसको क्या करना होगा, पावर हाउस क्या है, परमात्मा है ना, जो शांति का सागर, खुशी का सागर, प्यार का सागर। तो उसके साथ कनेक्शन कैसे लगाना है। तो अभी हम एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप सभी को ब्रेकफास्ट, क्योंकि थोड़ा इसका भोजन हो गया, अभी पेट का भी थोड़ा भोजन होना चाहिए है ना, तो पेट को भी थोड़ा सा खिलाएंगे। पहले तो हम अच्छे से भोजन खिलाते थे है ना, जैसे पुलाव और पूरी भाजी, लेकिन फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश भारी हो जाता है तो उत्तर प्रदेश भी काम नहीं करता है ना। तो इसके लिए फिर उसको हमने थोड़ा सा लाइट स्नैक्स देना चालू किया, जैसे फिर पोहा होगा, क्योंकि फिर यहाँ थोड़ा सा स्टेबल होगा तो उत्तर प्रदेश भी ठीक से काम करता है। तो उसके बाद फिर हम मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे और एंड में फिर हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम वो भी करेंगे। और जैसे हमने एक्सरसाइज की बात की, तो योगा प्राणायाम यहाँ पे एवरी वीक है ना, हर सैटरडे को कराया जाता है। मैंने गर्भ संस्कार के प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बताया। वैसे ही जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं है ना, तो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा प्रोजेक्ट होता है, इसको होलिस्टिक IVF प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये भी ऑनलाइन होता है। जो प्रेगनेंसी के बाद आप सुनते हो, वो प्रेग्नेंट होने के पहले से सुनेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी रहने में भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो जो एग है ना, जो स्पर्म है, जंतु है, जिससे वो एम्ब्रियो बेबी तैयार होता है, तो वो सारे वैल्यूज, वो कैरेक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं। और जिनको प्रेगनेंसी नहीं होने का वजह भी तनाव ही रहता है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसके लिए और तनाव बढ़ता है। तो जितना आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपके आसपास ऐसे भी कोई होंगे जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको भी आप ये सेशन के लिए बोल सकते हैं। और फिर इसके लिए भी हमने यूट्यूब चैनल, डॉक्टर शुभदा ने हॉलिस्टिक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर वो देख सकते हैं। जूम के माध्यम से एवरी वीक थर्सडे को वो सेशंस होते हैं, और एवरी सैटरडे यहाँ है ना, इस हॉल में ही 5 से 6 आपका योगा का सेशंस होता है। तो योगा क्यों जरूरी है, आसन प्राणायाम नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और ये हर एक के लिए, ऐसे नहीं कि प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ करना है। तो आपको किसी को भी आप लेकर आ सकते हैं। और काफी बार आपको जैसे 1 इन अ मंथ आपको मेरे पास चेकअप के लिए तो आना ही होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे शाम को 5 बजे आ सकते हैं। 5 से 6 1 घंटा आपने योगा एक्सरसाइज किया, फिर 6 बजे चेकअप करके आप जा सकते हैं। तो दोनों जो है ना, कि आपका चेकअप भी हो जाता है, आपके एक्सरसाइज भी हो जाते हैं, जिससे फिर नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक तो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, योगा प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और जब आप OPD में आते हैं तो काफी लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं रहता है, सभी को बताया जाता है, लेकिन इतना, जैसे अभी डॉक्टर हर्षदा ने अपना अनुभव शेयर किया है ना, एक्सपीरियंस, तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है कि हाँ, आपको याद आता है ना, डिलीवरी के लिए आप जाएंगे तो आपको याद आएगा, अरे मैडम आए थे, उनके दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुए, अपने आप दर्द चालू भी नहीं हुआ था। ये क्या हुआ, किसी के भी अनुभव से जो होता है ना, वो ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पता है आप सभी को, कवि क्या करेगा है ना, रवि नहीं पहुंच सकता। रवि माना कौन, सूरज। तो वो कवि जो है, आपने कवि के माध्यम से वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। और कहते हैं जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। एक बार आपने अनुभव किया तो क्या होगा, वो आपको परमानेंट याद रहता है। तो इसीलिए यहाँ आकर वो अनुभव करना है। तो यहाँ जब वो योगा मेडिटेशन, उसके साथ मेडिटेशन भी कराते हैं, तो 1 इन अ मंथ आप आएंगे। यहाँ के जो वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ डेली मेडिटेशन होता है, आप में से काफी लोग शुरू में आए तो उनको उस रूम में भी बिठाया था, वहाँ एक मेडिटेशन रूम है। तो जैसे हम हर एक के घर में मंदिर होता है छोटा सा, लेकिन फिर भी हम मंदिर में जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस, एनर्जी हाई एनर्जी होती है। क्योंकि वहाँ कोई क्रिमिनल भी जाएगा तो वो बुरा नहीं सोचता है, वहां भी जाकर वो शांत रहता है। और क्या सोचता है, मेरे घर वालों के लिए है ना, शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ये
मेडिटेशन हॉल होता है। तो यहाँ पे एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। जो फूड है, भोजन है, उसको भी हमें भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले, हाँ, और भोजन बनाते समय ध्यान रखना है। हम जो जिस भाव से उसे बनाते हैं, हमने ये देखा कि क्या खाना है, लेकिन किस भाव से हम उसे बना रहे हैं, किस भाव से उसे खा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो हाई एनर्जी फूड बनता है। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल, आप सभी महाराष्ट्र में हम उसको शिरा बोलते हैं, काफी लोग उसको सूजी का हलवा बोलते हैं। तो अभी सूजी का हलवा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? रवा चाहिए, घी चाहिए, मिल्क चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमने सेम इंग्रेडिएंट 3 जगह दिए। एक दिया हमने मम्मा को, एक दिया हमने होटल वालों को, और एक दिया पूजा थी प्रसाद बनाने के लिए। तीनों जगह बना सूजी का हलवा। तो तीनों जगह का टेस्ट सेम होगा क्या? तीनों जगह का अलग अलग होगा। मम्मा बहुत प्यार से बनाती है, वो भी टेस्टी होता है, लेकिन जो प्रसाद के लिए बनाया जाता है उसकी एनर्जी, क्योंकि उस समय उस हाई एनर्जी थॉट से, तो है तो वही भोजन, लेकिन वो प्रसाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले की एनर्जी। तो इसीलिए आप जो भी भोजन बनाएंगे, कभी कभी होता है कि हम खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, जैसे मैं नहीं बना सकते, अभी समय नहीं है, लेकिन खाना तो मुझे ही है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी भोजन हमारा सामने आता है तो हमें 30 सेकेंड्स के लिए ना तुरंत खाना नहीं चालू करना है, परमात्मा को याद करना है, उससे पवित्र वाइब्रेशंस, उससे वो शांति के वाइब्रेशंस उस खाने में, उस पानी में प्रवाहित हो रही है, और वो खाना क्या बन रहा है? प्रसाद बन रहा है। वो पानी क्या हो रहा है? अमृत बन रहा है तो वही पानी, लेकिन वो पानी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। और इसीलिए बोलते हैं ना, कौन से गांव का पानी पी के आए हो, है ना। और इसका मतलब वो गांव के एनर्जी जो है वो उस पानी में प्रवाहित होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? भोजन। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, साइंस में डॉक्टर मसारो इमाटो, इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, काफी सारा रिसर्च। आप वाटर टॉप करके गूगल पे डाल सकते हैं। तो जैसे पानी है, 2 बॉटल्स लिए, एक के ऊपर लेबल लगाया, है ना, मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल लगाया एडोल्फ हिटलर। दोनों पानी के बोतल एक ही रूम टेम्परेचर में रखे। ऐसे नहीं कि एक यहाँ है एसी में, एक धूप में, ऐसे नहीं। अभी ऐसे नहीं कि एडोल्फ हिटलर ने पिया हुआ पानी या मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है, नाम लिखे। और फिर जैसे अभी हम लोग 25-30 लोग हैं, तो हमको क्या करना है? इस रिसर्च में उस लेबल को मन ही मन पढ़ना है। जैसे ही हमने पढ़ा मदर तेरेसा, तो मेरे सामने क्या मूर्त आती है? बहुत प्यार की, ममता की मूर्त, बहुत अच्छा फील होता है। और जब एडोल्फ हिटलर के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो ब्लड, वायलेंस, एकदम निगेटिव। तो क्या हो गया? हमारे शरीर में, है ना, जो हम सोचते हैं, लेकिन उसका असर उस रिसर्च में क्या किया गया? फिर दोनों बॉटल में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया। और जैसे नीचे लैब है, तो लैब में हम क्या करते हैं? आपका ब्लड निकालते हैं, स्लाइड पे रखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, और फिर हायर एंड फोटो देना चालू करिए। फिर हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या देखा गया? जहाँ पर मदर तेरेसा लिखा था, बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जहाँ एडोल्फ हिटलर लिखा था, डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ था? बाहर, लेकिन पानी के ऊपर असर किसका हुआ? हमारे विचारों का। इसलिए जो भी भोजन बनाते हैं, है ना, गुस्से में कभी भी भोजन नहीं बनाना है आपको, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके गुस्से से जो भोजन बने वो जैसे पॉइजन जैसे हम अपने घर वालों को खिलाएं। तो क्या करना है? तो जो भी हमारे भाई लोग यहाँ आए हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है, जो घर में भोजन बनाते हैं उनके साथ बहुत प्यार से रहना। यदि वो नहीं रहते हैं ना, कभी उनको भी टेंशन है, ऑफिस का टेंशन, तो हमें क्या करना है? भोजन बनाते समय, है ना, हमें ये केला है ना तभी देना है। अभी जिनको दिया रहने दो, रक्षाबंधन के टाइम सपना। तो हमें क्या करेंगे? अभी आपको जैसे ही ये पोहा मिलेगा, तो आप क्या करना? सभी 30 सेकेंड्स के लिए बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा को याद करना, और वो प्यार के, पवित्रता के, शांति के वाइब्रेशंस उस खाने में प्रवाहित हो रहे हैं। और ये अभी प्रसाद बन गया है, और वो प्रसाद खाने से वो शांति, वो पवित्रता के वाइब्रेशंस मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, और मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है। किसी के प्लेटलेट कम है तो क्या सोचना है?
मेरे प्लेटलेट्स नॉर्मल हो रहे हैं, है ना, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, मेरी शुगर नॉर्मल हो रही है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है। तो जैसे हम सोचते हैं आज यू थिंक यू बिकम, तो हमें वैसे सोचते जाना है। तो खाने को, पानी को हमें क्या करना है, प्रसाद बनाना है। तो ये सारा रिसर्च ने प्रूव किया है। तो डॉक्टर मसारो इमोटो ने काफी सारा रिसर्च किया, ग्रेन्स के ऊपर, पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर। आप देखो पौधों को दोनी एचआर थे थोड़े थोड़े, तो हमें क्या करना है, वो सारा हमारे जीवन में लेकर आना है। ठीक है, तो अभी आप सभी बहुत अच्छे से प्यार से ब्रेकफास्ट भी करना, और भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद किसी को वॉशरूम होकर आना है तो सेकंड फ्लोर पे, भाई लोग एकदम नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, जो हमारी बहनें हैं वो सेकंड फ्लोर पे ही स्टाफ का रूम है। आणि सपना बघून अजून कुठली रूम ओपन करू शकते? ठीक है, स्टाफ का रूम वॉशरूम है, आप स्टाफ के वॉशरूम में जा सकते हैं। रिसेप्शन काउंटर के अपोजिट ही स्टाफ का रूम है। और फिर आप तुरंत एक 5-10 मिनट में वापस आ जाइए, ताकि फिर हम आगे का जो मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन कैसे करना है इसके बारे में एक आधा घंटा देखेंगे। फिर थोड़ा सा हम आसन तो नहीं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और उसके बाद हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी करेंगे। और आप जहाँ बैठे हैं उसके पीछे लाइट एंड साउंड शो है ना, क्योंकि हम जैसे सोचेंगे हमारे घर का वातावरण शांति खुशी प्यार का होगा, और हर घर में सुख शांति प्यार होगा, तो क्या होगा, ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो स्वर्ग का एक 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, तो वो भी हम सभी देखेंगे, ताकि हमारे घर में, है ना, सुख शांति खुशी प्यार हो, हमारा घर जैसे स्वर्ग बन जाए। थैंक यू सो मच।